हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी, किसी भी तरह से आप इसको कह सकते हैं। गोल्जी एपरेटस डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने। एक ही सेल ऑर्गेनल है यूकैरियोटिक सेल में जो कि साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। तो आप किसी भी ऑर्गेनल को आप स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ गोल्जी कॉम्प्लेक्स को उसमें जी हमेशा कैपिटल आएगा क्योंकि वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है। नर्वस टिश्यू में सबसे पहले लोकेट किया था कैमिलियो गोल्जी ने, और सेल न्यूक्लियस के पास थी इसकी लोकेशन, यानी न्यूरॉन में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। और किस आउल के सेरेब्लम के न्यूरॉन में डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी एपरेटस को। और एक्चुअली उन्होंने कहा था जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, इसी तरह से उन्होंने भी इसको इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस नाम दिया था। उन्होंने गोल्जी एपरेटस उन्होंने नहीं दिया था, बाद में दिया गया उनके ऑनर में। अदरवाइज उन्होंने इसको इंटरनल रेटिकुलर एपरेटस का नाम दिया था, जो कि उन्होंने इस क्रोमो आर्जेंटिक स्टेनिंग से उसको ऑब्जर्व किया था। सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जैसे आपको एंडोप्लाज्म के टाइम में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। प्रोकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस नहीं पाया जाता। और कैमिलियो गोल्जी को 1906 में डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो आप ये देख रहे हैं कि ये तो फ्लैट स्ट्रक्चर है, लेकिन ये जो इसकी एजेस हैं ये थोड़ी सी क्या हो गई हैं, बल्जी हो गई हैं, यानी ये एक इन्होंने वेसिकुलर स्ट्रक्चर ले लिया है। और सिस्टर ने एक के ऊपर स्टैक्ड रहते हैं, जैसे आपको पीछे बताया था, शैलो कप जैसे हॉलो होता है, कर्व्ड होता है जैसे कि सॉसर होती है। 8 सिस्टर्ना से लेकर कुछ ही सेल्स में 1000 स्टैक्स भी रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन सेल का टाइप। कोई एक फिक्स नंबर नहीं है कि हर सेल में कितने सिस्टर्ने होंगे, ये डिपेंड करता है, इट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। लेकिन हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह से राइबोसोम्स नहीं पाए जाते गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। इसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, स्मूथ। अभी जो आपको पीछे बताया था, इसको हम टर्म को कहते हैं पोलैरिटी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही एक सेल ऑर्गेनल है जो कि पोलैरिटी शो करता है। पोलैरिटी के मतलब क्या होता है, पोल्स किसे कहते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, मतलब ऑपोजिट, जिस भी चीज का ऑपोजिट सिरा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पोल्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स में भी ऑपोजिट सिरे होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। और ये जो पोलराइजेशन है ये कैसे है, एक न्यूक्लियस की तरफ है और एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। जो न्यूक्लियस की तरफ होगा उसको सिस फेज कहेंगे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा उसको ट्रांस फेज कहेंगे, और जो सिस और ट्रांस के बीच में होगा वो कहलाया जाएगा मीडियन। और ट्रांस के बाद होगा ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ट्रांस गोल्जी नेटवर्क क्या है, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क वो है जहां से प्रोडक्ट को डिफरेंट डायरेक्शन में जाना होता है, राइट, वो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में आ जाता है। किस डेस्टिनेशन पर जाना है वो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में आ जाता है। जैसे कि अगर आपके सपोजिंग आपके शहर में ट्रक्स में लोड होकर सामान आ रहा है, ठीक है, अब वो डिफरेंट शॉप्स पर जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वहां से तो आ गया एक जगह, लेकिन अब वो और जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं कि मेन जगह तो आ गया, लेकिन मेन से अब वो डिफरेंट जगह पर डाइवर्ट हो जाएगा। तो इसको हम गोल्जी के कॉम्प्लेक्स के केस में हम इसे क्या कहते हैं, टीजीएन या ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। तो कौन सा हो गया, पहले हो गया न्यूक्लियस की तरफ सिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ट्रांस सिस्टर्नी, सिस और ट्रांस के बीच में आएंगे मीडियन सिस्टर्नी, और ट्रांस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में आएंगे ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ये हम सिक्रीटरी पाथवे से अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप इसको ट्रांस गोल्जी नेटवर्क को और इजीली समझ सकते हैं। सॉर्टिंग स्टेशन है ये। सॉर्टिंग स्टेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग जब आप कर देते हैं किसी चीज को, वो सॉर्टिंग हो जाती है। जैसे आपकी लाइब्रेरी में बुक्स आ गई, लेकिन ठीक है, अब बुक्स
अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से रखी रहती है, तो वो क्या हो जाता है, बुक्स की सॉर्टिंग हो जाती है। अब इस सिस और ट्रांस फेज में क्या फर्क है? इस सिस और ट्रांस फेज में कंटेंट अंदर जो सिस्टर्नी है उसके अंदर क्या स्टोर्ड है वो तो फर्क है ही है, लेकिन जो मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन है यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो मेम्ब्रेन है उसके कॉम्पोजिशन में भी फर्क होता है, उसके कंटेंट में भी, उसकी मेकअप, उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन में भी फर्क रहता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है उसमें 60% लिपिड है और 40% प्रोटीन है बाय वेट। लेकिन लिपिड कॉम्पोजिशन जो है वो दूसरी सेलुलर मेम्ब्रेन से वेरी करती है। लिपिड कॉम्पोजिशन कितनी होती है? जितनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जितनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच में, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज्यादा, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स की लिपिड कॉम्पोजिशन होती है। जैसे जैसे ट्रांस फेस की तरफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स जाते जाएंगे वैसे वैसे उसकी कॉम्पोजिशन फर्क होती जाएगी। किससे रिजेंबल करती जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिजेंबल करती जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इसे जाकर फ्यूज हो जाना है, जो वेसिकल्स हैं इनको फ्यूज हो जाना है। फ्यूज क्यों होना है वो आप अगले चैप्टर में देखेंगे, क्योंकि फ्यूज होकर मटेरियल को बाहर जाना है सेल से, ठीक है? तो इसको आप अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में समझ सकते हैं, जिसमें हम पाथवे समझेंगे, सिक्रीटरी पाथवे जब आप देखेंगे। लेकिन इसमें आप यही समझिए कि जो केमिकल कॉम्पोजिशन है प्लाज्मा में गोल्जी कॉम्प्लेक्स की मेम्ब्रेन्स का, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का है। अभी आप इस डायग्राम में इजीली और देख सकते हैं कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट रीजन हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स अल्टीमेटली किन से बन रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहा है, ठीक है? तो ये इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है, यहाँ से सिस नेटवर्क शुरू हो जाता है, ये मीडियन हो गया, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ट्रांस, और ये ट्रांस गोल्जी नेटवर्क आ जाएगा बिल्कुल इस तरह। ये स्टैकिंग हो जाती है, उसको हम पूरा सिस मीडियन एंड ट्रांस को हम क्या कहते हैं? गोल्जी स्टैक कहते हैं। और फिर यहाँ से ये वेसिकल्स, जो बर्डिंग होती है इन वेसिकल्स की, ये लाइसोसोम्स भी बना सकते हैं, ये सिक्रीशन में भी जा सकते हैं, और ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बनने में। कहीं पर भी ये जा सकते हैं, तीनों इसकी लोकेशन हो सकती है, ठीक है? लेकिन प्रोटीन्स कहाँ बन रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक में, हम पहले पढ़ चुके। वो कहाँ आते हैं? गोल्जी। और फिर यहाँ से ये 3 जगह आ सकती हैं, चाहे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कॉम्पोजिशन में चला जाए, चाहे सिक्रीशन हो जाए, चाहे लाइसोसोम में जाकर वो डाइजेस्ट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअली गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, अगर इसके फंक्शन देखें तो एक्चुअली ये प्रोसेसिंग प्लांट है। प्रोसेसिंग प्लांट क्यों हम कह रहे हैं? कि प्रोटीन जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है तो वो एक नेसेंट प्रोटीन बनता है, उसकी फर्दर जो प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है? वो गोल्जी स्टैक में होती है। जो भी उसके अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं, एक बाद जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? सीक्वेंशियली मॉडिफाइड, वो कहाँ होते हैं? सब गोल्जी स्टैक में होते हैं। जैसे लेंथ जो है पॉलीपेप्टाइड चेन की वो कम हो सकती है, अमीनो एसिड में मॉडिफिकेशन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट जो है प्रोटीन में उसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स में उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। ये हम एक के बाद एक देखेंगे। जब प्रोटीन्स ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में चले जाते हैं तो यहाँ अब वो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में जाने से पहले जो सिस मीडियन और ट्रांस स्टैक्स हैं, सारी प्रोसेसिंग सिस मीडियन एंड ट्रांस स्टैक्स में ही हो जाएगी। ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में जब जाएगा तो वो पूरी तरह से प्रोसेस हो चुका होगा। वहां क्या होना है? सिर्फ अल्टीमेटली कहाँ डिलीवर होना है? पीछे आपने देखा था, चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ मर्जिंग हो, चाहे लाइसोसोम्स में जाकर वो मर्ज हो जाए, चाहे वो सिक्रीट हो जाए यानी सेल से बाहर उसका सिक्रीशन हो जाए, कहीं पर भी ये टारगेट हो जाए, लेकिन ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में आने से पहले इसकी प्रोसेसिंग हो जाती है। डेस्टिनेशन सेलुलर भी हो सकता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। जैसे लाइसोसोम है तो वो इंट्रासेलुलर डेस्टिनेशन हो गया, और
अगर वो सिक्रीशन वेसिकल है तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर डेस्टिनेशन हो गया। ये देखिए यहाँ पर, तो ये अपने आप से स्टैक आगे 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 जाता चला जा रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैच्योरेशन मॉडल, क्योंकि सिस सिस्टर्ना मैच्योर किस में हो जाता है? ट्रांस सिस्टर्ना में मैच्योर हो जाता है, इसलिए हमने इसे मैच्योरेशन मॉडल का नाम दिया गया है। और जब ये सिस्टर्ना ट्रांस फेज पर जाता है तो फिर ये वेसिकल्स ब्रेकअप हो जाती है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है और ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में आ जाता है, और फिर ये जहां भी इनको डेस्टिनेशन पर, जहां भी इनको रिजल्ट फाइनली जाना है, ट्रांसपोर्ट होना है, वहां पर इनका मूवमेंट हो जाता है। तो सिस्टर ने कैसे हैं? इसमें बहुत डायनेमिक हैं, यानी मूव कर रहे हैं। ठीक है, कांस्टेंट बनना बिगड़ना, कांस्टेंट बनना बिगड़ना चल रहा है किसमें? सिस फेज में। और कहां पर डिस्पर्स हो रही है? ट्रांस फेज में, टूवर्ड्स सिस फेज तक। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये तो हमने देखा था मूवमेंट किस तरीके से होता है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअल फंक्शंस क्या क्या हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। सबसे पहला है इसमें सिक्रीटरी प्रोटीन्स जो हैं इनका मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन कैसे होता है? प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक में बना तो नेसेंट प्रोटीन बनता है, उसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऐड हो सकते हैं। जैसे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, फर्स्ट सेमेस्टर में साइटोलॉजी में, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड क्या होता है? लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो अटैचमेंट है कार्बोहाइड्रेट का, ये कहाँ पर हो रहा है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हो रहा है। तो इसलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स को 3S से आप कहते हो, सिंथेसिस, सिक्रीशन एंड स्टोरेज। डिफरेंट कंपोनेंट्स का सिंथेसिस हो रहा है, फिर उसका स्टोरेज हो रहा है, और फाइनली उसका सिक्रीशन हो रहा है। तो सिक्रीटरी जो प्रोटीन्स हैं वो कहाँ बन रहे हैं? आरईआर में बन रहे हैं, और प्रोसेसिंग हो रही है। स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर ग्लाइकोजाइलेशन। ग्लाइकोजाइलेशन का मतलब क्या होता है? ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, यानी जब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के ऊपर ऐड हो रहे हैं तो वो ग्लाइकोजाइलेशन हो जाता है। कहाँ पर स्टार्ट होता है? आरईआर में, लेकिन कंप्लीट कहाँ होता है जाकर? गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड को बनाने के लिए। और इसके अलावा भी दूसरे कोवलेंट मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। कोवलेंट मॉडिफिकेशन से हमारा क्या मतलब है? कि ये जो बॉन्डिंग हो रही है आपस में प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट मोइटी की, ये कोवलेंट बॉन्डिंग से हो रही है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कोवलेंट मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो ग्लाइकोजाइलेशन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स जब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, ऐसा नहीं कि रफली कोई भी कार्बोहाइड्रेट, आप जानते हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोक्स, सियालिक एसिड, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि रफली कोई भी आकर ऐड हो जाएगा, वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ऐड होते चले जाएंगे। तो उस हिसाब से इनकी प्रोसेसिंग होएगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। आप डायग्राम में अगले में देखेंगे कैसे। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, ये सिस फेज से मूवमेंट दिखा रहे हैं, कहां पर? ट्रांस फेज में। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये सारे क्या हैं? ये डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट हैं। गैलेक्टोज, ये ग्रे वाला गैलेक्टोज, मैनोज, ये ब्लू वाला मैनोज, ये जो सर्कल में दिख रहा है एन एसिटिल ग्लूकोसामीन, ये रेक्टेंगल सियालिक एसिड, ये ग्रीन वाला फ्यूकोज। तो क्या है? ये डिफरेंट मोइटीज हैं, कार्बोहाइड्रेट मोइटीज हैं, जो कि अटैच होती जा रही हैं। इसमें ग्लूकोज नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज कहां पर? ग्लूकोज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही ट्रिम हो गया था, हट गया था वो। तो यहाँ पर ग्लूकोज नहीं दिखाई दे रहा, और हर स्टेप पर हम देख रहे हैं अलग एंजाइम है। आपको इतना एंजाइम्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ बीएससी में, या आप पीजी करेंगे तब आपके लिए डिटेल में पढ़ना जरूरी होगा। अभी सिर्फ हम ये जानना चाहते हैं कि ये प्रोसेसिंग हो रही है। किसकी प्रोसेसिंग हो रही है? प्रोटीन्स को ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट होने की। तो इसमें डिफरेंट शुगर्स ऐड हो रही हैं सीक्वेंशियली।
बाय डिफरेंट एंजाइम। उन एंजाइम्स को हम एक ग्रुप में रखते हैं, उसको ग्रुप को हम कहते हैं ग्लाइकोजिल ट्रांसफरेज। तो ये जो मूवमेंट है ये सिस फेज से लेकर कहाँ हो रहा है, गोल ट्रांसफेज में। यहाँ आप देख रहे हैं कितने सारे मैनोज रेजिड्यू हैं, ये हटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम हो गए। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एन एसिटिल ग्लूकोसामीन तो है, लेकिन उसके बाद क्या ऐड हो रहे हैं, सियालिक एसिड हो रहा है, फ्यूकोज ऐड हो रहा है, मैनोज ऐड, गैलेक्टोज ऐड हो रहा है। ये सब एडिशन होते चले जा रहे हैं जब ये सिस से ट्रांस की तरफ जा रहा है, तब ये सारा प्रोसेसिंग हो जाता है। इसके बाद पहला हो गया ग्लाइकोप्रोटीन बनने का, दूसरा होता है जब सल्फर ग्रुप ऐड होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सल्फेशन। यानी प्रोटीन के ऊपर, सिक्रीटरी प्रोटीन के ऊपर जब सल्फेट ऐड हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सल्फेशन। जैसे क्या बनेगा, जैसे कि आपका स्किन है, कार्टिलेज है, टेंडन है, इसके लिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के लिए रिक्वायर्ड हैं कुछ कंपोनेंट्स, जैसे कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, डर्माटान सल्फेट, हिपेरिन, केराटोसल्फेट, ग्लाइकैन, सल्फेटेड ग्लूकोसामीन। तो ये सब कंपोनेंट्स कहाँ पर बन रहे हैं, ये सब कंपोनेंट्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स में बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन्स के साथ में क्या ऐड हो रहा है, सल्फेट ऐड हो रहा है। केराटिन प्रोटीन है लेकिन सल्फेट ऐड होगा, कॉन्ड्राइटिन प्रोटीन है लेकिन सल्फेट ऐड होगा। तो ये सब प्रोसेसिंग कहाँ पर हो रही है, ये सब हो रही है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में। कौन सी सेल्स में होगा, ये सभी सेल्स में नहीं होगा, ये स्किन की, कार्टिलेज की और टेंडन की, इस तरह की सेल्स में होगा। सिक्रीटरी सेल्स में सल्फेशन नहीं होगा, वहां क्या होगा, वहां ग्लाइकोजाइलेशन होगा। जहां पर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स यूज हो रहा है वहां पर क्या होगा, वहां पर सल्फेशन होगा, क्योंकि ये स्टिफ स्ट्रॉन्ग सब बनाता है मैट्रिक्स को। थर्ड तरह का, पहला हो गया ग्लाइकोजाइलेशन, दूसरा हो गया सल्फेशन। अब तीसरे तरीके का क्या है, प्रोटियोलिसिस। ठीक है, प्रोटियोलिसिस में हम जान रहे हैं लाइसिस क्या होता है, ब्रेकडाउन। तो किसका ब्रेकडाउन, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन। जो सिक्रीटरी प्रोटीन्स हैं, जब इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन में भी जब इसका कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट रिमूव कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं प्रोटियोलाइसिस। ये तीसरा मॉडिफिकेशन है जो कहां पर होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होता है। तो इनिशियल जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन किसे कहते हैं, जब पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है, कहां से, एमआरएनए पर मैसेज रीड किया जाता है ट्रांसफर आरएनए से, और ट्रांसफर आरएनए ले लेकर आता है साइटोप्लाज्म से डिफरेंट अमीनो एसिड, और उनको वो जब एक सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, कई बार ये बहुत लंबी बनती है, तो इसको थोड़ा सा ट्रिम करना होता है। ये ट्रिमिंग कहाँ होती है, इसको हम कहते हैं प्रोटियोलाइसिस, और ये कहाँ पर होती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर। इसमें क्या होता है, जो इनिशियल प्रोटीन बना वो बहुत बड़ा है, तो इसका अमीनो टर्मिनल पर इसको क्लीवेज कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर ये आगे ट्रांसफर हो जाता है। जैसे इंसुलिन है, पैराथायरॉयड हार्मोन है, इन सब की सिक्रीशन से पहले क्या होती है, इनकी प्रोटियोलिटिक प्रोसेसिंग होती है। ये प्रोसेसिंग गोल्जी कॉम्प्लेक्स में होती है और फाइनली सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं। थोड़ी सी प्रोसेसिंग तो एंडोप्लाज्मिक में भी होगी, लेकिन फाइनली प्रोसेसिंग कहाँ होगी, फाइनली प्रोसेसिंग गोल्जी में होगी। ये मत कंफ्यूज करिएगा कि हाँ, आपने एंडोप्लाज्मिक में भी बताया था प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, स्टार्टिंग वहां पर होती है, लेकिन कंप्लीट कहाँ होगी, फाइनली कंप्लीट कहाँ होगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में, सिक्रीशन से पहले फाइनल स्टेज में। जब और फर्दर इसके फंक्शंस क्लियर हो जाएंगे आपको जब हम एंडोसिटिक पाथवे पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर इसका होगा सिक्रीटरी पाथवे, क्योंकि वो सिक्रीटरी पाथवे में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस गोल्जी के बाद जो रिजल्टिंग मूवमेंट है कार्गो का, वो किस तरीके से है, वो हम उसमें पढ़ेंगे। डिटेल में हम